हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवनीत ज्ञान एक्सप्रेस पे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत का भूगोल यानी का द इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें भी हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर जल अपवाह यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, जिसको मैंने लिया है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माजिद हुसैन से। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हमने डिस्कस किया था भारत की मूल संरचना और भारत की भू आकृति के बारे में। आप उस वीडियो को हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जल अपवाह तंत्र। व्हाट इज़ द ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियां जो एक जल रूप में पृथ्वी के धरातल पर बहती हैं और अपना जो जल है वो किसी सागर या झील में गिराती हैं, ऐसे तंत्र को हम लोग जल अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों के जल को नदी बेसिन या रिवर बेसिन भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक नदी बेसिन आसपास की नदियों के बेसिन से जल विभाजक यानी कि वाटरशेड के द्वारा सीमांकित या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं अपवाह प्रतिरूपी यानी कि ड्रेनेज पैटर्न की। तो हम देखते हैं इसमें कुल 8 तरह के अपवाह होते हैं, अपवाह प्रतिरूप होते हैं। पहला हम बात करते हैं पूर्ववर्ती अपवाह की। तो ऐसा अपवाह जिसमें जो नदियों का उद्गम जो है वो हिमालय से पहले माना जाता है, तो ऐसी नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। इसको हम लोग इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज नदियाँ जो हैं वह पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं अनुवर्ती नदियों का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। जो नदियाँ किसी क्षेत्र के सामान्यतः ढलान के अनुसार बहती हैं उनको हम लोग अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल कावेरी और कृष्णा नदी जो है वो कैसी नदियां हैं, आपकी अनुवर्ती नदियां हैं, जो प्रायद्वीप के सामान्य ढलान के अनुसार बहती हैं और अपना जल जो है कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इनको हम लोग अनुवर्ती नदियां कहते हैं। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम लोग परवर्ती नदियां की, यानी कि द सब्सिक्वेंट रिवर। किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदियों को हम लोग परवर्ती नदी कहते हैं। साधारण भाषा में अगर बात करें तो मुख्य सहायक नदियों को हम लोग परवर्ती नदी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी यमुना नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की, तो हम लोग यमुना नदी को परवर्ती नदी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा इत्यादि नदियां जो हैं वो कैसी नदियां हैं, परवर्ती यानी कि सब्सिक्वेंट रिवर हैं। आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की अतिप्रेरित अपवाह यानी कि असंगत। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड या सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न। जब कोई नदी जो है अपना जल जो है अपवर्तित शैलों यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो असंगत चट्टानों पर इसका जल जो है बहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत या अध्यारोपित पैटर्न, इसको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास। जैसे चंबल नदी का हम जानते हैं कैसा है, यह असंगत है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बीहड़ पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग असंगत या अतिप्रेरित अपवाह के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर की वृक्षीय अपवाह यानी कि डेंड्रिक पैटर्न, डेंड्रिक ड्रेनेज। तो ऐसा अपवाह जिसमें जो है अपवाह किस रूप में होता है, किसी वृक्ष की शाखा या टहनियों की भांति होता है, तो ऐसे अपवाह को हम लोग वृक्षीय अपवाह या डेंड्रिक पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की जालीदार अपवाह। तो जालीदार या जाल अपवाह कहाँ होता है, वलनदार स्थलाकृतियों पर विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर के पठान में सिंह भूमि एवं शिवालिक एवं लघु हिमालय में इस प्रकार के अपवाह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं अरी अपवाह की यानी कि द रेडियल पैटर्न। अरी अपवाह जो है प्रतिरूप होता है, इसकी उत्पत्ति गुंबद आकार की भू आकृति या ज्वालामुखी शंकु की ढलानों पर विकसित होता है। अरी अपवाह में किसी ऊंचाई के केंद्रीय स्थान से नदियां जो है चारों ओर बहती हैं और किसी बाइसिकल के अरो यानी कि रेडियल के अनुरूप होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अरी अपवाह का एग्जाम्पल दिया गया है, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसको हम लोग इस प्रकार का पैटर्न जो होता है वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर स्थलाकृतियाँ उसमें क्या होता है भारी भ्रंश पाए जाते हैं। और यह आयताकार अपवाह जो होता है इसमें जो सहायक नदियाँ होती हैं वो मुख्य सहायक नदी में किस प्रकार 90 डिग्री के एंगल पर यह समकोण बनाती हुई मुख्य नदी में प्रवेश करती है। तो ये तो बात हुई अपवाह प्रतिरूप की।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भारत के नदी बेसिन्स की। तो किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियों से अपवाहित होने वाले क्षेत्र को उसका क्या बोलते हैं, अपवाह बेसिन यानी कि ड्रेनेज बेसिन भी कहा जाता है। इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला हमारा है दीर्घ या वृहद बेसिन, दूसरा है मध्य बेसिन और तीसरा है लघु बेसिन। तो हम बात करते हैं दीर्घ बेसिन की। तो दीर्घ बेसिन उसको कहेंगे जिसमें नदी का अपवाहित क्षेत्रफल जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, उसको हम लोग दीर्घ बेसिन कहते हैं। मध्य बेसिन में 20,000 से लेकर 2,000 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्रफल होता है और लघु बेसिन में 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम का क्षेत्रफल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कुल नदियों के बेसिनों की संख्या 113 है और जिसमें कि 14 दीर्घ हैं, 44 मध्य हैं और 55 लघु बेसिन हैं। और हम जानते हैं कि 14 जो बेसिन है हमारे, उनका जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में हम लोग वर्णन करें तो सबसे बड़ा जो है वो गंगा, फिर हमारा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इत्यादि नदियों का बेसिन है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बेसिन है वो गंगा का है, इसके अलावा हमारा ब्रह्मपुत्र है, फिर हमारा सिंधु नदी का है और फिर उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बेसिन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चलिए, हिमालय का अपवाह तंत्र यानी द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय का अपवाह तंत्र मुख्यतः 3 नदियों पर आधारित है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। हिमालय की अधिकतर नदियां जो हैं 12 मासी होती हैं, जिनमें हम साल भर पानी देख सकते हैं और यह नदियां जो हैं अभी युवावस्था में हैं, जिनमें जलप्रपात, क्षिप्तिकाएँ, महाखड्ड और वी आकार की घाटियाँ जैसी स्थलाकृतियाँ यह नदियाँ बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंधु, सतलज, गंगा, काली, करनाली, गंडक, कोसी इत्यादि नदियाँ जो हैं वह हिमालय का अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करते हैं, चलिए, हिमालय जल अपवाह तंत्र के मुख्य जो नदी तंत्र हैं वह कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं मुख्य नदी तंत्रों में, तो सबसे पहले जो है सिंधु नदी तंत्र है, उसके अलावा गंगा नदी तंत्र है और फिर हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 709 किलोमीटर है। ठीक है, तिब्बत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको हम लोग सिंधी खम्बन या लद्दाख, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख में इसको हम किस नाम जानते हैं, सिंधी खम्बन या लद्दाख का सिंहमुख के नाम से जानते हैं। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, इसका उद्गम जो होता है बोखरचू ग्लेशियर से होता है, जो कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर स्थित है। सिंधु नदी काराकोरम पर्वत के सबसे अधिक हिमनदों का जल बहाकर लाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ है, बोखर ग्लेशियर से है और वहाँ से निकल कर उत्तर की ओर बहती हुई तिब्बत के पठार पर बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच यह लगभग सीधी रेखा में बहती है। लेह नगर से दक्षिण में जाकर यह जास्कर नदी में आकर इसमें मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और इसके मुख्य सहायक नदियों में से हैं। चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम बात करते हैं कि इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी। सबसे पहले हम देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सिंधु नदी हमारी यहाँ से बहती हुई और यहाँ पे जाकर अरब सागर में अपना जल बहाती है और इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, श्योक, जो हमारी यहाँ श्योक नदी है, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा इसमें जो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज इत्यादि नदियाँ, इसमें ब्यास नदी इसमें आकर मिलती हैं, जो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं विस्तार से। मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो इसका जो उद्गम माना जाता है वो बेरीनाग जल स्रोत से होता है, जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में दीर्घ हिमालय के नीचे ढलान पर स्थित है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, माफ़ कीजिएगा, उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई नदी श्रीनगर के बीच से होकर बारामूला की ओर बहती है और वुलर झील में जाकर प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी की बात हो रही है और झेलम नदी में अनंतनाग से बारामूला तक नौगमन यानी कि नेविगेशन, नौका विहार किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं चेनाब नदी की। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है और इसकी 2 भुजाएँ हैं हिमाचल प्रदेश में। पहली भुजा को हम लोग चंद्रा बोलते हैं, दूसरी भुजा को भागा बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चेनाब नदी पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय में है तथा दीर्घ हिमालय के बीच से बहती हुई किश्तवाड़ टाउन के पास अपना एक तीव्र मोड़ बनाती है और यह
रिहायशी इलाकों में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे कि बगलियार परियोजना, सलार दुलहस्ती परियोजना, जो कि इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं पनबिजली उत्पन्न करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि बगलियार परियोजना जो है जम्मू डिवीज़न के डोडा जिले में स्थित है, जिस पर एक बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है कुल 144.5 मीटर और इसमें 450 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी को हम लोग पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम जो है वो कुल्लू के पास स्थित रोहतांग दर्रे से होता है और यह चंबा टाउन के पास से अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ लेती है। गुरदासपुर एवं अमृतसर में पाकिस्तान भारत की सीमा बनाते हुए यह लाहौर पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है। भारत में कुल लंबाई कितनी है इसकी? 729 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्यास नदी की। इसको हम लोग विपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर स्थित व्यास कुंड से निकलकर व्यास नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर धौलाधर पर्वत श्रेणी में गहरा गौज बनाती हुई है कुल्लू व मलाई नगरों से होकर बहती है। ठीक है। पंजाब में कपूरथला एवं अमृतसर जनपदों से बहती हुई हर के स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सतलुज नदी की। इसका उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित राकास झील इसका उद्गम स्थल है हमारा। तिब्बत में सतलुज नदी को लांगेचंग खंबाब के नाम से भी जानते हैं। सिपला दर्रे से गुजरकर यह नदी हिमाचल प्रदेश भारत में प्रवेश कर जाती है और इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है जिसको हम लोग भाखड़ा नागल बांध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घग्गर या सरस्वती नदी की। तो यह नदी जो है एक अंतरस्थलीय अपवाह है जो अम्बाला के निकट सिरमौर स्थान के शिवालिक ढलानों से निकलती है। ठीक है। शिवालिक से दक्षिण की ओर बहती हुई नदी लुप्त सी हो जाती है, परंतु कुरुक्षेत्र तथा करनाल जिलों में इसका जलमार्ग फिर से नज़र आने लगता है। इसके पश्चात घग्गर नदी को हरका के नाम से जाना जाता है और बीकानेर के निकट हनुमानगढ़ में यह नदी लुप्त हो जाती है। इसकी जो औसत आयु जो मानी जाती है वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा जो नदी तंत्र है वो सबसे बड़ा नदी तंत्र है भारत का और कुल लंबाई इसकी है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी का है इसका उद्गम जो है कहाँ से माना जाता है? उत्तरकाशी में स्थित गोमुख हिमनद से माना जाता है और यह भारत के कई राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपना जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है। और यह जो है 5 प्रयागों का निर्माण भी करती है जिसको हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसके 5 प्रयागों के नाम हैं। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और धौलीगंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है। फिर बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख यानी गंगोत्री शिखर से निकलती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7010 मीटर के आसपास इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है। गंगा नदी जो हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि यह गंगा नदी जो है मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार। ठीक है। दक्षिण की ओर बहती हुई यह पूर्व में इलाहाबाद के स्थान पर यमुना के साथ संगम बनाती है। पूर्व में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर नगरों से बहती हुई फरक्का बैराज जो कि मालदा नगर के पास है के पश्चात गंगा की एक भुजा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जिसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो भुजा है वह है हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में है, हावड़ा, कोलकाता एवं हल्दिया के से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैला एक जो डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ठीक है। इसको हम थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। गंगा नदी का जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा यहाँ से आकर मिलती है। उसके बाद जो है ऋषिकेश में प्रवेश करती है और हरिद्वार में आकर यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ती हुई यहाँ पर रामगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है, यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा काली, यमुना नदी यहाँ पे आकर मिलती है और इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ इसकी जो है मुख्य सहायक नदियों में से हैं, जैसे गोमती है, घाघरा है,
इत्यादि नदियाँ जो हैं इसकी मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसकी हम विस्तार चर्चा आगे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है जो यमुना नदी है, इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिंद जो यमुनोत्री हिमनद से है, जो कि बंदरपुंज शिखर पर स्थित है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1380 किलोमीटर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर बहती हुई यमुना नदी दिल्ली, मथुरा और आगरा से गुजरती हुई इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है इसकी कुल जो है लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है? मोहन छावनी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है, जो कि मालवा के पठार पर है। उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी कोटानगर के पास पहुंचकर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। मेवाड़ एवं मालवा के पठार से निकलने वाली बनास, सिंध काली, पार्वती और कुमारी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। और चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर यानी कि रावत भाटा और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? कुमायूं हिमालय से इसका उद्गम माना जाता है। यह नदी शिवालिक को पार कर गंगा के मैदान में नजीबाबाद में प्रवेश कर जाती है और हरदोई जिले में कन्नौज के पास अपने जल को जो है गंगा नदी में जाकर गिरा देती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। शारदा नदी, इसका उद्गम है कुमायूं हिमालय में मिलन हिमनद। तो उसके बाद बात करते हैं कर्णाली नदी की। इसका उद्गम कहाँ है? मानदाता शिखर, जो कि नेपाल में है। आगे बात करते हैं गंडक नदी की। इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? धौलाधर शिखर एवं माउंट एवरेस्ट के मध्य में, जो कि नेपाल में है। आगे हम बात करते हैं कोसी नदी, जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। यह अड़ो नदी की मुख्य धारा है, जो कि माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढलान से बहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं महानंदा नदी की। इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट की पहाड़ियों से यह निकलती है और सिलीगुड़ी नगर के निकट यह पश्चिम बंगाल के द्वार यानी कि भाबर से गुजरती है और दक्षिण की ओर अपना जल गंगा में गिरा देती है। आगे बात करते हैं सोन नदी की। इसका उद्गम है अमरकंटक पठार। आगे बात करते हैं हम लोग केन नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ पे? मालवा का पठार है। और दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और अपना जल गंगा नदी में आकर गिराती है। तो यह तो बात हुई गंगा नदी तंत्र की। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। इस नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास स्थित अंगसी ग्लेशियर, जिसको हम लोग चेमायडुंग ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पूर्वी दक्षिण में स्थित है। और इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली द्वीप, वह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं इसकी मुख्य सहायक नदियों की। तो सबसे पहले इसमें तीस्ता, फिर सुबनसिरी, बराक नदी, लोहित नदी और दिहांग नदी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं तो भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य नदियों की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी, शरावती नदी, नर्मदा और तापी नदी। ये सारी नदियाँ जो हैं वह पश्चिम की ओर बहती हैं और अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो लूनी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? इसका उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से माना जाता है। सेकंड नंबर पर है हमारी ये बनास। इसका उद्गम कहाँ से है? माउंट आबू से यह निकलती है। साबरमती है, यह कहाँ से निकलती है? यह नदी अरावली श्रेणी के दक्षिण ढलान से निकलती है। और उसके बाद हमारी माही नदी है, यह कहाँ से निकलती है? इसका स्रोत जो है मध्य प्रदेश की विंध्यन पहाड़ियों से होता है और यह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर आनंद एवं बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, और अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शरावती नदी की, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और गरसोप्पा जलप्रपात उत्पन्न करती है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 271 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है।
ठीक है। पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक में एकमात्र दरार जो है, जिसको हम लोग पालघाट दर्रा बोलते हैं, उसका निर्माण यह नदी करती है। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो कुल लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है और यह एक बहुत ही बड़ा जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर के निकट, जिसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और नेक्स्ट है आपकी तापी नदी। यह कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और सूरत के नीचे एक मुहाना बनाती है और अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो यह जो नदियाँ हैं सारी, ये जो नदियाँ हैं अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं और पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य नदियों की बात हो रही है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य नदियाँ जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि अपना जल कहाँ गिराती हैं? अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें हम बात करते हैं स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और अमरावती नदियाँ इसमें मुख्य नदियाँ हैं जो कि पूर्व की ओर बहती हैं और अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। स्वर्णरेखा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है और यह नदी रांची की दक्षिण पश्चिम से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसमें जो मुख्य राज्य आते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसके मुख्य राज्य हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। तो यह नदी जो है वह दो नदियों से मिलकर बनी है, कोयल और शंख नदी। ये दो नदियां जो है राउरकेला में जाकर मिलती हैं और गड़जात पहाड़ियों के पश्चिमी भाग को प्रवाहित करती हैं। उत्तर में बैतरणी नदी जो है होने के कारण भद्रक के नीचे एक डेल्टा का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं महानदी की। इसका उद्गम है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की मुख्य सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है और रायपुर के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग को अपवाहित करती है। महानदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है जिसको हम लोग हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। गोदावरी नदी की बात करें हम लोग तो इसकी जो है कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये और पश्चिमी घाट में नासिक के निकट एक झरने से निकलती है। और इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? मंजरा इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसका जो विशेषता है वो कौन सी है? इसमें लैगून्स और मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ पे है? महाबलेश्वर के निकट की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और इसमें अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं जैसे कि भीमा और तुंगभद्रा। और इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलाशय है, बांध बनाकर जिसको बनाया गया है, इसको बोलते हैं नागार्जुन जलाशय। ठीक है, नागार्जुन सागर जलाशय का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं पेन्नार नदी की। तो पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से है? मैसूर पठार के कोलार जिले से इसका उद्गम है और ये अपना जल नदी जो है कहाँ पानी गिराती है? जल बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी की और अमरावती नदी की। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पवित्र नदी है वहाँ की। और मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में एक पथरीली पर्वतीय नदी के रूप में निकलती है और शिव समुद्रम के चारों ओर क्षिप्तकाएँ या नहरों का निर्माण करती है जिनका उपयोग पनबिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अमरावती नदी की। तो यह कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है और इसकी कुल लंबाई है 175 किलोमीटर। तो यह तो बात हुई आपकी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की। इस तालिका के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं कि गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पे है? त्र्यंबक पठार नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ आपको दी गई हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के नज़दीक है, महाराष्ट्र में। 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट है नर्मदा। इसका उद्गम है अमरकंटक। महानदी इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? दंडाकारण्य पठार जो रायपुर के निकट है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इसका जो है उद्गम कहाँ है? ताल कावेरी। और 6 नंबर पर है तापी। इसका उद्गम कहाँ माना जाता है? बैतूल जिले में मुल्ताई जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उद्गम माना जाता है। कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। तो यह तो बात हुई मुख्य नदियों की। आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे भारत की मुख्य झीलों के बारे में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।